Let us continue our next subtopic, that is irrigation, in chapter 1, standard 8. Our subtopic 1.6 irrigation. तो बच्चों इरिगेशन अभी दूसरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर. अब प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स ऑफ प्लांट. सो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो होते हैं. सो वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. अगर ड्राई है, सॉइल में ड्राइनेस है, तो क्रॉप प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा और वो सूख जाएंगे. सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट नीड्स वाटर. तो वाटर सप्लाई करने की जो ये रीत है या वाटर सप्लाई करने का जो मेथड है उसको हम इरिगेशन कहेंगे. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. तो अलग अलग प्लांट्स के लिए इरिगेशन अलग अलग होता है, यानी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर एवरी क्रॉप इज डिफरेंट. किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए. इसके अलावा सीज़न पर भी डिपेंड होता है. इन समर सीज़न फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर. ज़्यादा पानी चाहिए अगर समर सीज़न है तो इस तरह से प्लांट में पानी डालने की जो प्रक्रिया है वो भी पुराने ज़माने से चली आ रही है. सम ऑफ द मेथड्स आर वेरी ओल्ड whereas some are very new. यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, यानी पानी हमको कहाँ से मिलता है. दैट इज़ वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. ये सब सोर्सेज से हम क्रॉप को पानी डाल सकते हैं. यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेथड देख सकते हो, यानी पुराना तरीका है पानी डालने का. दिस इज़ मोट या तो पुली सिस्टम. इस तरह से कुएं में से पानी खेत में सप्लाई होता है. दूसरा है चेन पंप. चेन पंप में इस तरह से पानी को फील्ड में सप्लाई इस पंप के द्वारा किया जाता है. थर्ड है ढेकली मेथड. ये भी एक पुराना मेथड है जिसको हम ढेकली कहेंगे. कुएं में से इस तरह से पानी फील्ड में डाला जाता है. नेक्स्ट मेथड इज राहत. इसमें ये एनिमल की ज़रूरत पड़ती है. सो यू कैन सी इन दिस फिगर द पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स. पम्प्स चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो आजकल का मेथड है. ये पुराना मेथड नहीं है. अब ये मॉडर्न मेथड में यहाँ पे हम देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में इस तरह से कुएं में से पंप डालकर इस तरह से पानी को फव्वारे की तरह फील्ड में डाला जाता है. दिस इज़ द मॉडर्न मेथड. It is more useful in uneven and where sufficient water is not available. इसमें इस तरह की परपेंडिकुलर पाइप्स डाली जाती है और ऊपर फव्वारे की तरह नोजल्स होते हैं जिसको रेगुलर इंटरवल्स में इसमें से पानी निकलता है. और इसमें जो फ्लो होता है पानी का वो भी कंट्रोल्ड होता है. ज़्यादा ज़ोर से इसमें पानी नहीं जाता है, इसलिए पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है. सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग. जिस तरह बारिश के समय प्लांट को पानी मिलता है उसी तरह स्प्रिंकल सिस्टम में क्रॉप्स को पानी मिलता है. द नेक्स्ट सिस्टम इज़ ड्रिप सिस्टम. ये भी एक मॉडर्न मेथड है. इसमें इस तरह से लाइन से
पाइप डाले जाते हैं और इक्वल डिस्टेंस में पाइप में होल्स किए जाते हैं और वहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर ये होल्स है वहाँ पर पौधे हैं। और जब ये पाइप में से पानी पास होता है तो हर एक प्लांट को इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है। ये मोस्ट यूज़फुल मेथड है। आजकल जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ये ड्रिप सिस्टम ही यूज़ करते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड इट इज़ ए बून। ये एक वरदान है जो जहाँ पर बहुत कम पानी होता है वहाँ पर ड्रिप सिस्टम बहुत लाभकारी होता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब मैंने आपको पहले ही कहा, द अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और जिसको निकाल देने की ज़रूरत है, ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहेंगे। अब वीड्स को रिमूव करना भी ज़रूरी है। सो इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब वीड्स को हम कैसे रिमूव करेंगे, उसका मेथड है वीडिंग। जिस प्रोसेस से इसको हम रिमूव करेंगे उसको हम वीडिंग कहेंगे। तो वीड्स जो है वो मेन क्रॉप के साथ वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट सब में कॉम्पीट करता है। यानी जितना वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट मेन क्रॉप को मिलनी चाहिए उतना ये वीड्स ले लेते हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो द फार्मर्स में रिमूव दिस वीड्स बाय मेनी मेथड्स। अब फार्मर्स ये वीड्स निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ये फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले ये वीड्स अगर रिमूव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी हम इसको अपरूटिंग करते हैं। इसका मतलब हम उसको जड़ से हाथ से ही उखाड़ देते हैं या इसको खुरपी से हम इसको कट कर देते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको बार बार करना ज़रूरी है क्योंकि ये लगातार उगते जाते हैं। कभी कभी हम इसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसको हम कहेंगे वीडिसाइड्स। एक टाइप का केमिकल है जिसको हम प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं और इससे ये वीड्स जो है वो मर जाते हैं। इट किल्स द वीड्स। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ स्प्रेयर। आप ये फिगर में देख सकते हो, ये वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है विच इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल। इसमें जो वीड्स है वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएंगे। Then as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers. इसको बहुत ध्यान से स्प्रे करना ज़रूर है क्योंकि इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। हमारे आँख, नाक या मुंह में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसे फार्मर हमेशा कपड़ा बांधकर फील्ड में डालते हैं। Now the next method is harvesting. That is our subtopic 1.8. Irrigation weedicide के बाद अभी हम हार्वेस्ट की ओर जाएंगे। हार्वेस्ट का मतलब है कटाई। एक बार प्लांट या क्रॉप उगने के बाद उसकी कटाई की जाती है। द कटिंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर होने के बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसको पुल किया जाता है या कट किया जाता है और इसके लिए लगातार हमें 3 या 4 मंथ्स लगते हैं। 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। 3 और 4 महीने के बाद ही ये मैच्योर होते हैं और उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। अब हार्वेस्टिंग के लिए आप ये देख सकते हो, हम हाथ से इसकी कटाई कर सकते हैं जिसको हम सिक्कल कहेंगे। सिक्कल से या मशीन से भी हम क्रॉप को काट सकते हैं या इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप मशीन देख सकते हैं जिसको हम कहेंगे
कंबाइन। तो जिस मेथड में हम जो मेन ग्रेन या क्रॉप है उसको चाफ में से निकालेंगे और हार्वेस्टिंग करेंगे, वो प्रोसेस को हम कहेंगे थ्रेशिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। यहाँ पे ये मशीन से हार्वेस्टिंग हो रहा है और ये प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहेंगे। नाउ फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, जिसके पास बहुत कम ज़मीन होती है, ऐसे छोटे फार्मर्स विनोइंग मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विनोइंग मशीन। इसमें भी जो प्लांट का जो चाफ है वो मेन ग्रेन में से अलग हो जाता है ये मशीन में से, और इस तरह से हार्वेस्टिंग या कटाई होती है। नाउ आवर लास्ट सब टॉपिक इज स्टोरेज। अब एक बार कटाई होने के बाद ढेर सारे मैच्योर क्रॉप या प्लांट्स एक साथ हीप में इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसका स्टोरेज बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत समय इसको स्टोर करना होता है मार्केट में जाने से पहले। सो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप को हम बिना सुखाए अगर इस तरह से हम बाहर रखें तो इसमें कीड़े लग जाएंगे और इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे पहले तो ये ग्रेन्स को हम सुखाएंगे, या तो सन की मदद से या कोई मशीन की मदद से, ताकि इसमें कोई इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया या फंगी अटैक न कर सके। सो फार्मर्स स्टोर दिस ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर्स इसको बड़ी बड़ी बोरियों में या तो मेटेलिक बिन्स में, जो मेटल के बने होते हैं, ऐसे बड़े ड्रम्स में इसको इकट्ठा करते हैं। अगर बहुत सारा ग्रेन्स है, द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। यहाँ आप देख सकते हो सिलोस एंड ग्रेनरीज, यहाँ पर ढेर सारे ग्रेन्स है जो एक साथ स्टोरेज किए गए हैं। सो ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हमारे घर पे अगर ग्रेन्स है जो हम एक साल का गेहूँ चावल इकट्ठा लेते हैं तो उसमें हम नीम लीव्स डालते हैं। फूड स्टोरिंग फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी इसमें हम केमिकल्स भी डालते हैं या इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि ये ज़्यादा दिनों तक रह सके, इसका स्टोरेज अच्छे से हो सके। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल। तो इस तरह से प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें बहुत सारा they provide us with different kinds of food. So many people living in coastal area consume fish as major part of their diet. कोई fish खाते हैं जो एक animal है। So in previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food. तो ये एनिमल्स जो हमें फूड देते हैं, जिस तरह से प्लांट्स देते हैं, उनको भी हमें ठीक से पालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल्स को अच्छी तरह
खाना देना, उसको पालना पोसना, ताकि हमें उसमें से फूड मिले, लार्ज स्केल में हमें फूड मिले, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे. सो चिल्ड्रेन, we have completed this chapter here. We'll continue our textual exercise as homework in our next session.